दोस्तों आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। और ये ओवरव्यू रहेगा कि क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, कैसे ये इम्पोर्टेंट है, कब कौन से पार्ट में है ये। और बेरेक्ट के द्वारा मैं आपको बेसिक बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिसको आपको याद रखना चाहिए और कौन से उसमें कीवर्ड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त कोई फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो जब सबसे सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि देयर वर नो फंडामेंटल ड्यूटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1976 में 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं सिटीजन्स के लिए हैं ये ऐड की गई हैं 1976 में। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कितनी थी ये भी एक कीवर्ड है, कितनी ड्यूटीज थी? 10 की फंडामेंटल ड्यूटीज थी। और ये इंस्पायर्ड किया था हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करने के लिए अर्स्टवाइल यूएसएसआर में होती थी। यूएसएसआर अब नहीं है, टूट चुका है। अब रशिया जिसको आप बोलते हो वही मेजर चीज़ रह गई अब यूएसएसआर की। तो पहले यूएसएसआर में होती थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसी से इंस्पायर्ड होके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया 1976 में। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, आज ये 11 हैं। बाद में अमेंडमेंट हुई थी, एक ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटी। तो स्टार्टिंग में कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, 1976 में ऐड हुई और उस वक्त भी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुई थी। यूएसएसआर से हमने इंस्पिरेशन ली थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, गवर्नमेंट ने स्वर्ण सिंह कमेटी को बनाया था, उन्होंने रिकमेंड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंक्लूड किया। एक नया पार्ट बनाया, पार्ट 4A, और एक नया आर्टिकल बनाया, सिर्फ एक ही आर्टिकल है उसमें, 51A। तो याद रखना सिर्फ एक आर्टिकल है पार्ट 4A में, नया बनाया था 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था। 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो थी इंक्लूड की गई। तो 10 पहले थी, एक और होगी, अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स है फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग जो आपको याद होने चाहिए। अब फीचर्स अगर हम बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है, तो एक तरह से ये मॉरल ड्यूटीज हैं। हम बोलते हैं हमारे पास एफआरज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अगर राइट्स हैं तो कुछ ड्यूटीज भी हमारी बनती है एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो वो ड्यूटीज ही एक तरह से हमें बताई गई हैं। मॉरल ड्यूटीज हैं, सिविक ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो कुछ उसमें मॉरल ड्यूटीज बनेंगी कि मॉरालिटी के अकॉर्डिंग हमें, और कुछ सिविक कि जो हमें, अगर एक सिविल हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पर एक कैसा बिहेव होना चाहिए हमारा, उसके बारे में हमें ड्यूटीज बताई गई हैं। जैसे अगर एग्जांपल है, चेरिशिंग नोबल आइडियाज आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कि हमें जब फ्रीडम मिला उसमें क्या आइडियल्स रहे थे हमारे, कैसे हमें फ्रीडम स्ट्रगल मिला था, कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उनको हम एक तरह से याद रखें, उनको चेरिश करें, उनको एक तरह से अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की। तो ये हमारी एक तरह से सिविक ड्यूटी बन जाती है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजियस जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बताती हैं। उन वैल्यूज को एक तरह से बताती है जो हमें करनी चाहिए, जो हमारा इंडिया का ट्रेडिशन है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे असेंशली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ द टास्क इंटेग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। ये एक तरह से आपको ये बताती है कि जो इंडिया का हमारा वे ऑफ लाइफ है, कि कैसे हमारे संस्कार है, जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उनको एक तरह से कोडिफाई कर दिया है, कोडिफिकेशन कर दी है, कि उसको एक तरह से क्लॉजेज में लिख दिया गया है। अगर आप देखेंगे, अभी हम देखें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपको लगेगा कि तो आप बहुत सारी चीज़ें तो आप करते हैं, क्योंकि वो वे ऑफ लाइफ है हमारा इंडिया में, हमारे संस्कार है बचपन से। तो फीचर्स और अगर हम देखें तो ये सिटीजन्स के लिए ही है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि हम सिटीजन्स हैं, हम ही कर सकते हैं वो चीज़ें, बाहर वाले लोगों को तो समझ भी नहीं आएंगे का इंडिया का वे ऑफ लाइफ क्या है। एंड दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, मीन्स इनकी एनफोर्समेंट के लिए गवर्नमेंट जो है कोर्ट में नहीं जा सकती, वो नहीं कह सकती कोर्ट्स को कि आप फोर्स करो सिटीजन्स को जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करने के लिए, इन फंडामेंटल ड्यूटीज को एक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नॉन जस्टिशिएबल है ये याद रखना है। सिर्फ एफआरज हैं फंडामेंटल राइट्स जो जस्टिशिएबल हैं, बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल हैं। तो अभी हमने ये फीचर्स पढ़े, अब मैं डायरेक्टली आपको बेयर एक्ट पे लेके जाऊंगा और वहां पर हम देखेंगे कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो 11 हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं।
तो पार्ट 4 पे हम 4A पे पहुंचे, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A सिर्फ अकेला आर्टिकल है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, सिटीजन के लिए है। तो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। पहली देखें जल्दी से, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो भी बोलता है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। उसके जो आइडियल्स हैं, उसके इंस्टीट्यूशन जो हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है। दूसरी है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी हमारे आइडियल्स थे, फ्रीडम स्ट्रगल जब हमने किया था, फ्रीडम फाइटर्स के जो सोच थी, हमें उनको चेरिश करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। जो देशभक्ति की भावना उनमें थी, उस तरह की देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी, इंडिया की अखंडता जिसे हम बोलते हैं, यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको अपहोल्ड करना है। एक तरह से हमारे देशभक्ति के बारे में ही बताया गया है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कभी भी हमारी कंट्री पे कोई भी खतरा हो, किसी भी तरह की हमारी ज़रूरत हो, कभी भी नेशनल सर्विस के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिफ्थ क्या बोल रहा है? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ये कीवर्ड है कि हमें अपने भाईचारा मेंटेन करना चाहिए सोसाइटी में, किसी तरह का रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, एक हार्मनी मेंटेन करनी है। किसी भी तरह के रिलीजन, लिंग्विस्टिक और जो रीजनल है, ये नहीं होना चाहिए हम साउथ के हैं, हम नॉर्थ के हैं, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हम नॉन हिंदी हैं। किसी भी तरह की डाइवर्सिटी को लेके कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। किसी भी वुमेन की डिग्निटी को हमने ठेस नहीं पहुंचानी है। तो ये वुमेन की डिग्निटी के बारे में भी इसमें बोला गया है, ब्रदरहुड भी, हार्मनी भी मेंटेन करनी है। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल के बेसिस पे, किसी भी सेक्शन की डाइवर्सिटी के बेसिस पे कोई भी हमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो इसमें कीवर्ड्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया है कि आपको डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो हैं, डिग्निटी ऑफ वुमेन के जो रिलेटेड हैं, उनको आपने रिनाउंस करना है। तो आपको याद रखना चाहिए, फिफ्थ में है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा कल्चर है, बहुत डाइवर्सिटी है, वहां पर भी आपको उनकी वैल्यू को मेंटेन करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को। एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी में कौन सा प्रोविजन है एनवायरनमेंट का, और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बोला गया है। नेक्स्ट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए हमारा। हमें एक तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या साइंटिफिक लॉजिक है इसके बेस पे। एक इंक्वायरी वाली स्पिरिट होनी चाहिए, सो दैट हम आगे बढ़ सकें, रिफॉर्म लेके आ सकें सोसाइटी में। तो इसके बेस पे ये एच वाला प्रोविजन जो है हमारा है। आई प्रोविजन क्या बोलता है? नाइन्थ प्रोविजन, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को आपने सेफगार्ड करना है और वायलेंस को आपने डिस्करेज करना है, खत्म करना है। टेंथ क्या है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। मीन्स हमें बेस्ट पॉसिबल काम करना है, हर स्फीयर में एक्सीलेंस अचीव करना है। इकट्ठे काम करें या फिर अकेले अकेले काम कर रहे हैं, सो दैट हमारा नेशन जो है राइज करे, हाई से हाई लेवल को अचीव करे। और ये 11वीं जो है, ये 2002 में मैंने बताया, ये आपको याद होनी चाहिए कि हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज अ केस में बी वॉट बिटवीन एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। तो जो भी पेरेंट है, गार्डियन है, जिसमें बच्चा जो है 6 से 14 साल के बीच में है, उसको वो एजुकेशन दिलाए, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी जो एजुकेशन की वो दे। 6 से 14 की बात की गई है, इसमें आपको याद रखना है। आपने अभी डीपीएसपी का वीडियो देखोगे मेरा, तो वहां पर बोला गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। यहाँ पे 6 से 14 साल तक के बच्चे की बात की गई है, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है और क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थी हमारी 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अच्छे से। आपकी कोई भी क्वेरी है, फीडबैक है, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। बाकी वीडियोस आप अटेंड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।